Good morning and welcome back to our online classes students. In last lecture we have studied the evaluation of money. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने इवेल्यूशन ऑफ मनी समझा था. उसमें था कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, बैंक और क्रेडिट मनी और इवन नाउ डिजिटल मनी. ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इन लास्ट लेक्चर. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ मनी फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मनी. ठीक है, हम जो है डेफिनेशंस पढ़ेंगे मनी की. 4-5 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से हर एक एस्पेक्ट्स के हिसाब से मनी की डेफिनेशन है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है. तो हम जो है मनी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है, तो डेफिनेशंस ऑफ मनी हर एक एस्पेक्ट्स के हिसाब से, अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से डेफिनेशंस क्या है मनी की, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो जनरल मीनिंग जो है डेफिनेशन ऑफ मनी हैव बीन गिवन डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स. ठीक है, डेफिनेशन जो है मनी की वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से दी गई है. जनरली जो मीनिंग होता है वो हमने आगे भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एनी फॉर्म्स ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज कंसिडर्ड एज मनी. लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से मनी की डेफिनेशंस क्या है वो हम आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी. सबसे पहला है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी. तो मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज. ठीक है, अब लीगल एस्पेक्ट्स के हिसाब से क्या है कि भाई जो लॉ कहता है वही मनी है. ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया है वो जो लॉ कहता है कि भाई हम इसे मनी कहेंगे, दैट थिंग्स ओनली कंसिडर्ड एज मनी. और लीगल डेफिनेशंस ऑफ मनी आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. नंबर 1 दैट इज द लीगल टेंडर मनी एंड नंबर 2 लीगल टेंडर मनी एंड नंबर 2 दैट इज नॉन लीगल टेंडर मनी. ठीक है, तो ये लीगल टेंडर मनी क्या है और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है वो हम पढ़ते हैं. तो लीगल टेंडर मनी ऑल्सो कॉल्ड एज फियाट मनी. ये आप एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ना और अच्छे से याद रखना कि फियाट मनी. ठीक है, कई बार एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जाता है लीगल टेंडर, व्हाट इज लीगल टेंडर मनी या फिर व्हाट इज फियाट मनी, तो वो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी या फिर फियाट मनी, it is endowed with the legal tender power, that is it has the legal power to discharge the debt. मतलब जिसे गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर डिक्लेयर किया कि भाई जैसे हमारे करेंसी नोट के ऊपर लिखा हुआ था कि भाई आई ओबे यू और आई प्रॉमिस टू पे यू. ठीक है, तो वो लीगल टेंडर है जो है जिसके पास पावर है. क्या पावर है? लीगल पावर है डिस्चार्ज द डेब्ट. डेब्ट डिस्चार्ज करने के लिए, डेब्ट कम करने के लिए जिसके पास लीगल पावर है उसे हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी या फिर फियाट मनी. ठीक है, तो फियाट मतलब क्या होता है? तो इट इज कॉल्ड फियाट मनी बिकॉज इट सर्व एज मनी ऑन द ऑर्डर दैट इज फियाट ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब इसे हम फियाट मनी कहते हैं क्योंकि ऑर्डर जो है, जिसका दूसरा वर्ड है ऑर्डर. ठीक है, इट इज कॉल्ड फियाट मनी बिकॉज इट सर्व एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट. मतलब कि वो जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेसिस के ऊपर वो सर्व करती है जनरल पब्लिक को. ठीक है, तो इसे इसीलिए कहते हैं फियाट मनी भी कहते हैं लीगल टेंडर. ठीक है, लीगल टेंडर मनी. उसके बाद है नॉन लीगल टेंडर मनी दैट इज फिड्यूशियरी मनी. ठीक है, फिड्यूशियरी मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी. दिस मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट दैट इज इश्यूअर ऑफ मनी कमांड. मतलब कि इसे जो है कमांड्स. ठीक है, दिस मनी इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट दैट द इश्यूअर ऑफ मनी कमांड्स. मतलब कि दोनों के बीच में, पेई और पेयर के बीच में जो ट्रस्ट है, इन दोनों की वजह से जो एक्सेप्टेड किया जाता है एज एन मनी फॉर्म. ठीक है, ऐसी मनी को हम क्या कहेंगे? नॉन लीगल टेंडर फॉर्म. जैसे कि चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, वो क्या है? दे इफ आई ओ यू समथिंग मनी एंड इफ आई एम गिविंग यू चेक एंड यू आर एक्सेप्टिंग एज एन कैश. ठीक है, आप उसे एज एन मनी की तरह ही एक्सेप्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन अस. ठीक है, तो पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट होने की वजह से जो चीज मनी की तरह एक्सेप्ट की जाती है, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर फिड्यूशियरी मनी. ठीक है, नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर फिड्यूशियरी मनी. तो ये क्यों एक्सेप्ट की गई एज एन मनी? बिकॉज देयर इज एन ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई. जो दो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है और इवन इन दोनों को बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से दे हैव एक्सेप्टेड चेक एज एन मनी. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर फिड्यूशियरी मनी. इट ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शनल मनी. ठीक है, इसको तीसरा नाम है ऑप्शनल मनी भी हम इसे कहते हैं. ठीक है, विच इंक्लूड, जो इसमें क्या क्या इंक्लूड चीजें होती हैं? तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज ड्राफ्ट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? फिड्यूशियरी मनी है. ठीक है, ड्राफ्ट है,
ड्राफ्ट है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो सारी चीजें क्या हैं, फिड्यूशियरी मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको नॉन लीगल टेंडर मनी में आएगी। बेसिकली रिफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट which is an optional money basically refers to the demand deposit which any deposit account on which the check can be written of banks, the amount included deposit payable on the demand। मतलब जो भी अमाउंट इसमें होगा डिमांड में या फिर ड्राफ्ट में, वो ऑन डिमांड, जब भी कोई इंडिविजुअल डिमांड करेगा, सपोज मैं किसी के ऊपर पैसे कुछ जो है मेरे उधार हैं, बाकी हैं मेरे पैसे, तो वो मुझे चेक दे रहा है, तो जब भी वो चेक मैं बैंक में डिमांड करूंगा, मैं उन्हें बैंक से पैसे लेने की कोशिश करूंगा, बैंक विल गिव मी दैट मनी। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड वाले पैसे हैं, तो दैट इज फिड्यूशियरी मनी या फिर ऑप्शनल मनी या फिर नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो ये हमारा पहला डेफिनेशन ऑफ मनी है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे फंक्शनल बेसिस, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, मतलब कि फंक्शंस जो होते हैं मनी के, उसके बेसिस के ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेक्ट्स एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन विल बी कॉल्ड मनी। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मनी। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, मनी के। अ यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू होती हो। अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट और स्टोर वैल्यू, जिसको स्टोर करने से वैल्यू हो। वो सारी चीजें जो फंक्शंस जो है परफॉर्म करता हो। ठीक है, एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ये चार फंक्शंस जो मनी के फंक्शंस हैं, जो भी वो परफॉर्म करेगा विल बी कॉल्ड एज मनी, उसे हम क्या कहेंगे, मनी। ठीक है, तो ये है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस एस्पेक्ट्स एनीथिंग विच आर गोइंग टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस विल बी नोन एज मनी। ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेंस इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, कि मतलब कि एक सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज को मनी कहेंगे, लेकिन उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जनरली एक्सेप्टेंस, जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसे एक्सेप्ट करते हो एज अ मनी, तो उस चीज का सबसे पहला वहां पे होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेंस होना चाहिए किसी भी चीज को मनी कह लेने के लिए। ठीक है, एनीथिंग विच कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ पेमेंट इज मनी। ठीक है, इट इज इम्प्लाइज दैट कॉइन्स एंड पेपर करेंसी दैट इज फिएट मनी। ठीक है, फिएट मनी जनरली क्या इंक्लूड करती है, कॉइन और पेपर करेंसी। ठीक है, जैसे कि 1 रुपये का कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन है, वो किस में इंक्लूड होगा, फिएट मनी में, लीगल टेंडर में। पेपर मनी, ठीक है, वो क्या है, लीगल टेंडर मनी है। और चेक डिपॉजिट्स विल बी कम अंडर द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये कॉइन्स, पेपर मनी, फिर चेक, डिमांड डिपॉजिट, वो सारी क्या हैं आपकी, विल कम अंडर द फंक्शनल मीडियम ऑफ मनी। ठीक है, वो भी इसी एस्पेक्ट्स में आएंगे। ओके, उसके बाद जो है वो है नैरो एंड ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। ठीक है, नैरो एंड वर्सेस ब्रॉड मनी। तो नैरो मनी हम किसे कहेंगे, तो एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज इंक्लूडेड इन नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। मतलब हर एक वो चीज जो कॉमनली एक्सेप्टेड है एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हर एक वो चीज जो लोग जो है जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भाई आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको ये चीज दूंगा। तो जनरली जो चीज जो है कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंक्लूडेड इन नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। इट इंक्लूड्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। इट इंक्लूड करेंसी C एंड डिमांड डिपॉजिट D। ठीक है, तो देयरफॉर मनी अकॉर्डिंग टू द नैरो एस्पेक्ट्स इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, मनी M इज इक्वल टू C प्लस D। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट जो है बेस्ड अपॉन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो नैरो एस्पेक्ट्स है वो किसके ऊपर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेड है। किसके ऊपर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो जो भी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से कॉमनली एक्सेप्टेड है, हर एक इंडिविजुअल इसे इंक्लूड एक्सचेंज करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, वो क्या है, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। तो उसमें क्या क्या चीजें आते हैं, करेंसी जो है, रुपीज, कॉइन जो है, ठीक है, कॉइन और पेपर मनी जो है हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हर कोई। और चेक भी, डिमांड डिपॉजिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, वो सारे हम क्या करते हैं, कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं। तो नैरो डेफिनेशन में वो चीज इंक्लूड होगी, करेंसी दैट इज कॉइन एंड पेपर मनी, एंड डिमांड डिपॉजिट दैट इज चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो सारी चीजें। ठीक है, तो उसे कहते हैं नैरो एक्सेप्ट ऑफ नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। अब जो है ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, एनीथिंग विच इज वाइडली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इज इंक्लूडेड इन
दिस कैटेगरी ऑफ मनी। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरीके जो भी यूज होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वो इंक्लूड होता है ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मनी। इट इंक्लूड करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। ठीक है, इसमें तो करेंसी और सेविंग डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट आएगा जैसे नहरों में आता है, लेकिन साथ साथ उसमें क्या आएगा, सेविंग डिपॉजिट भी आएगी और टाइम डिपॉजिट भी आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से M इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस SD प्लस TD। ठीक है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट यहाँ पे इंक्लूड होता है मनी में, ब्रॉड कैटेगरी में। तो ये किसके ऊपर बेस है, जैसे यहाँ पे नैरो मनी जो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बेस था, ये जो है स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर बेस है, स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर बेस है। एक फंक्शंस हैं, हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी के हिसाब से, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी जो है वो किसके ऊपर बेस है, स्टोर ऑफ वैल्यू के ऊपर बेस है। ठीक है, विच इंक्लूड्स द करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद लास्ट वन है दैट इज मनी एंड नियर मनी। ठीक है, मनी एंड नियर मनी। तो जनरली डेफिनेशन हमें मनी पता है, मनी इज एनीथिंग विच यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, लीगल सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ गवर्नमेंट देयरफॉर रिफर्स टू पेपर करेंसी, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, पेपर करेंसी, ठीक है, पेपर, कॉइन एंड डिमांड डिपॉजिट DD। ठीक है, इट बेसिकली रिफर्स टू कैश। जनरली इसे हम कैसे रिफर करते हैं, कैश के हिसाब से रिफर करते हैं। इट इज मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मोस्ट लिक्विड फॉर्म। ठीक है, बहुत ही लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो ये है आपकी मनी। ठीक है, मनी के हिसाब से डेफिनेशन। दूसरा है आपका नियर मनी। तो दिस इज क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। नियर मनी क्या है, सब्सटीट्यूट है। ठीक है, सब्सटीट्यूट ऑफ मनी, सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, मतलब वो चीज जो इजीली वी कैन कन्वर्टेड इनटू द कैश, सच एज अ बॉन्ड, शेयर्स, ठीक है, गोल्ड, जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, नियर मनी में। दिस इज हाईली लिक्विड एसेट। ये मोस्ट लिक्विड एसेट है मनी, और ये हाईली लिक्विड एसेट है, मतलब आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। वो तो लिक्विड फॉर्म में ही है, मनी तो है ही, लेकिन नियर मनी जो है वो क्या है, वी कैन इजीली एक्सचेंज इनटू द कैश। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नियर मनी जो है उसे हम डायरेक्टली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर जो मैंने बोला, गोल्ड जो मैंने बोला, वो हम डायरेक्टली उसे, बॉन्ड्स जो है उसे हम वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो आपका नियर मनी। ठीक है, नियर मनी, इन सारी चीजों को, नियर मनी को वी हैव टू कन्वर्ट इट टू कैश एंड देन वी कैन यूज इट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मेरे पास शेयर है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, उससे मुझे पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आई कैन यूज इट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, हमने पढ़ा फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, फिर हमने पढ़ा नैरो एंड ब्रॉड मनी, फिर हमने पढ़ा लीगल डेफिनेशन, और मनी और नियर मनी के हिसाब से हमने 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से मनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी। ठीक है, अभी इसके बाद का टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मनी सप्लाई। ठीक है, दैट इज मनी सप्लाई, दैट इज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मनी सप्लाई मतलब स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, कितना मनी जो है इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। ठीक है, बैंक के पास एज एन रिजर्व पड़ा है, जैसे कि CRR पड़ा था, SLR पड़ा था, वो रिजर्व नहीं। ठीक है, वो रिजर्व मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े, वो इकोनॉमी, वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। क्या चीज मनी सप्लाई में काउंट होगी, इन सर्कुलेशन। ठीक है, अब सपोज मेरे 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी सप्लाई। बट जो बैंक को मिनिमम रिजर्व रखने पड़ते हैं, जैसे CRR, SLR जो हमने पढ़ा था लास्ट में, ठीक है, वो जो रिजर्व रखने पड़ते हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द मनी सप्लाई। ओनली सप्लाई विच इज इन सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी विल कंसिडर एज मनी सप्लाई। ठीक है, तो मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन
इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट के टाइम के ऊपर कितना पैसा जो है इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, इस सारे पैसे को हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ऑफ कंट्री इंप्लाइज द stock of money at a specific point of time on a specific day. Money supply includes those components which can be directly used for the transactions. These components are transaction money. मतलब कि जो components हैं मनी सप्लाई के, दो components हैं, हम आगे इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनी सप्लाई आपका डेफिनेशन समझ लो आप कि भाई इट इज अ स्टॉक ऑफ मनी विच इज इन सर्कुलेशन इनटू द इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम के ऊपर जो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, उन सभी सारे पैसे को हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। ठीक है, तो मनी सप्लाई में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती, वो आप अच्छे से ध्यान से समझ लो। मनी सप्लाई में जो है क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती, तो बैंक के पास जो भी रिजर्व है, ठीक है, जो भी रिजर्व पैसा है, जैसे कि CRR रिजर्व रखा हुआ है, SLR से उन्होंने रिजर्व रखा है, ठीक है, तो उन सभी पैसा जो है इंक्लूड नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी, वन दैट इज करेंसी विच इंक्लूड्स पेपर मनी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपोनेंट है मनी सप्लाई का, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और प्राइवेट और बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, करेंसी जो लोगों के पास और बिजनेस फर्म के पास है, वो एक कंपोनेंट है मनी सप्लाई का। दूसरा कंपोनेंट क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक के पास हर एक इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स होते हैं, वो कभी भी किसी को भी चेक लिख के वो पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक सप्लायर हूं, ठीक है, और नहीं, मैं एक बायर हूं और मेरा एक सप्लायर है, तो मैंने उनके पास से कुछ गुड्स परचेस किए और इसके अगेंस्ट में आई हैव गिवन देम अ चेक, मैंने उसे चेक दिया, तो वो चेक क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। जब भी वो सप्लायर, मेरा सप्लायर जो है वो डिमांड करेगा बैंक को, तब बैंक को उसे पे करना पड़ेगा। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं, नंबर वन करेंसी पेपर हेल्ड बाय द पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। जो बैंक के पास पैसा पड़ा है, जो ऑन डिमांड बैंक को पे करना होगा, वो सारा पैसा, वो दो चीजें क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक एंड नेट डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द जनरल कॉमर्शियल बैंक, बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मनी सप्लाई। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो जो आपको पता है वो नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, मतलब कि जो पैसा, मेरा पैसा जो बैंक में पड़ा है, बाकी के बहुत सारे बिजनेस इंडिविजुअल का जो पैसा बैंक में पड़ा है, वो पैसा भी क्या है, जब भी मैं किसी को चेक दूं या जब भी मैं डिमांड करूंगा, एट दैट टाइम बैंक हैज टू गिव मी दोज मनी। तो वो मनी भी क्या है, एक इकोनॉमी का पार्ट है, वो मनी भी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। तो ये दोनों चीजें जो है मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक्स में दिया गया है आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई, वो चीजें जो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो कौन सी चीजें, द अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक एज देयर कैश रिजर्व, मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास मनी कैश में पड़ा है, ठीक है, एज एन रिजर्व, जैसे CRR रिजर्व या फिर SLR रिजर्व, जो वो रिजर्व पड़ा है वो मनी सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, द स्टॉक ऑफ गोल्ड हेल्ड विद द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास जो गोल्ड पड़ा है वो भी मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। कैश हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन ट्रेजरी विद द सेंट्रल बैंक, मतलब जो कैश सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा है वो भी मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो इकोनॉमी में नहीं आया। ठीक है, जो चीज इकोनॉमी में आएगी वही चीज जो है मनी सप्लाई में काउंट होगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई इज द स्टॉक वेरिएबल एंड रिफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन स्पेंडेबल फॉर्म, मतलब जो पैसा पब्लिक के पास है इन स्पेंडेबल फॉर्म, जो स्पेंड कर सकती है, ऐसी चीज को, ऐसे पैसे को हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। ठीक है, ऐसे पैसे को हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। ओके, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई दो चीजें हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई विच कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ट्रांजेक्शन। ठीक है, या फिर हम कहेंगे उसे ट्रांजेक्शन मनी। ठीक है, जो ऐसे पैसे जो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन मनी के हिसाब से यूज हो सकते हैं, दीज आर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक में प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म भी आ जाएंगे। ठीक है, तो करेंसी, जो करेंसी पब्लिक के पास है,
कंसिस्ट ऑफ, वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, कॉइन्स एंड पेपर मनी, ठीक है। दिस आर टोकन कॉइन्स हुज द वैल्यू मोर देन देयर इंस्टेंटिक वैल्यू, कॉइन्स denominations of 1 rupees to 5 and 10 rupees are in the circulation। ये इतने कॉइन्स जो है क्या है, सर्कुलेशन में है, ठीक है। तो कॉइन्स जो करेंसी हेल्ड बाय दी, कॉइन्स में जनरल पब्लिक के पास कॉइन्स में भी हो सकती है करेंसी और नोट्स में भी हो सकती है, तो वो है पेपर मनी, पेपर करेंसी। These are promissory notes ranging from the 1 rupee to 2000 rupees notes whose monetary value is more than their non-monetary value. In India, 1 rupee notes issued by the Ministry of Finance of Government of India, in the remaining notes are issued by the RBI. इंडिया में 1 रुपए की नोट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इश्यू करती है, और बाकी के जो नोट्स जो हैं वो कौन इश्यू करती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपीज की जो नोट है वो कौन इश्यू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके बाद के जो भी नोट्स पेपर करेंसी आ रही हैं वो कौन इश्यू करता है, आरबीआई, ठीक है। तो ये करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है, वो आपकी कंपोनेंट्स है मनी सप्लाई के, और उसमें कॉइन्स और पेपर मनी। तो कॉइन्स कौन कौन से आते हैं, 1, 2, 5 एंड 10 रुपीज के वैल्यू के आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पेपर करेंसी, तो प्रॉमिसरी नोट्स है, जिसके बाद 1 रुपए से लेके 2000 की नोट जो है वो बनती है, पेपर करेंसी बनती है। और 1 रुपीज की नोट जो होगी वो इश्यू बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, एंड अदर करेंसी, पेपर करेंसी विल इश्यू बाय द आरबीआई, ठीक है। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट। दीज आर डिपॉजिट्स मेड टू द बैंक्स, ठीक है। मतलब कि जनरली जो पैसा, हर एक इंडिविजुअल का जो पैसा जो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है वो है डिमांड डिपॉजिट। अ डिमांड डिपॉजिट इज एनी डिपॉजिट अकाउंट ऑन विच चेक कैन बी रिटर्न, मतलब वो पैसा जिसके ऊपर चेक रिटर्न किया जाए, चेक लिखा जाता है, ठीक है। मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट पड़ा है तो आई कैन राइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेक ऑफ वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज ओनली। मैं 1 लाख रुपए तक का मैं चेक जो है लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे बैंक में इतना है, तो जितना मेरे बैंक में डिपॉजिट होगा उसके हिसाब से मैं चेक लिख पाऊंगा, ठीक है। दीज आर विड्रॉएबल थ्रू द चेक ऑन डिमांड, मतलब ये वो सारे पैसे जो हैं चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड, जब भी आप डिमांड करोगे आप वो पैसे विड्रॉ कर सकते हो। दीज आर इंक्लूडेड मनी सप्लाई बिकॉज देर आर क्लेम ऑफ क्रेडिटर अगेंस्ट द बैंक विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो सारे जो है मनी सप्लाई में, ये डिमांड डिपॉजिट जो है मनी सप्लाई में हम क्लेम कर, मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। रीजन बीइंग कि भाई वेन एवर वी वॉन्ट वी कैन विड्रॉ दोज मनी एंड कैन यूज दोज मनी, ठीक है। वो क्या है, एक बैंक के हम क्या है, क्रेडिटर हैं, ठीक है। हमारा पैसा, जितना भी पैसा जो है बैंक में, जो भी पैसा हमारा डिपॉजिट है वो उतने पैसे की बैंक हमारी क्रेडिटर है। वी कैन आस्क दोज मनी वेन एवर वी वॉन्ट, ठीक है। तो इस वजह से वी हैव इंक्लूडेड दिस मनी इनटू द मनी सप्लाई, ठीक है। दिस डिपॉजिटर कैन विड्रॉ हिज एंटायर मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक हिज अकाउंट एज द अमाउंट इज पेबल ऑन डिमांड, मतलब जो भी डिपॉजिटर हैं दे कैन विड्रॉ देयर मनी वेन एवर दे वॉन्ट, ठीक है। जो भी डिपॉजिटर हैं जिसके अभी बैंक में पैसा जमा है वो अपना पैसा जो है डिपॉजिट जो है विड्रॉ कर सकते हैं वेन एवर दे वॉन्ट। इट इज वर्चुअली हार्ड कैश अवेलेबल विद द पर्सन, हैंस ट्रीटेड लाइक करेंसी एंड इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। Thus, money supply is total amount of currency and coins outside bank, also demand deposit on a specific day, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स आउटसाइड बैंक्स, मतलब जो कॉइन्स और यहाँ पे पेपर मनी और कॉइन्स जो विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, वो प्लस अ डिमांड डिपॉजिट एंड ऑल्सो द डिमांड डिपॉजिट ऑन स्पेसिफिक डे, मतलब कितना डिमांड डिपॉजिट है वो भी क्या होगा, मनी सप्लाई में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये है हमारा मनी सप्लाई एंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड वी विल गो विद द फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। हम फंक्शंस ऑफ मनी और मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई जो है हम वो करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर द टुडे एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। एंड फॉर द होमवर्क, टुडेज होमवर्क यू हैव टू राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ मनी, ठीक है। आपको कंपोनेंट्स ऑफ मनी जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।